नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन कुमारी और आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। आकांक्षा आज रक्षाबंधन पर अपने मायके पहुंची तो अपने भाई भाभी को ऐसे हंसी ठिठोली करते देखकर उसका खून खौल उठा। उसका दिल तो कर रहा था कि अभी के अभी दोनों को तभी, अरे खुशी आओ ना, वहाँ दरवाजे पर ही क्यों रुक गई। आकांक्षा को दरवाजे पर खड़ा देखकर उसका भाई नवीन बोला। आकांक्षा ने खुद को बड़ी मुश्किल से शांत किया तो नवीन बोला, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, अभी मैं और तेरी भाभी तेरा ही जिक्र कर रहे थे। मैं तो सोच रहा था मेरी प्यारी बहन अपने भाई को राखी बांधने इस बार क्यों नहीं आई। आकांक्षा कुटिल मुस्कान के साथ बोली, भला मैं अपने प्यारे भाई को आकांक्षा बांधने कैसे नहीं आती, और वैसे भी पता नहीं दोबारा यह मौका मिले या ना मिले। आकांक्षा बुदबुदाते हुए बोली। आरती बोली, दीदी पता है आपको आपके भाई ने आपके लिए ऐसा सरप्राइज रखा है, इस बार की आप सुनते ही खुशी से पागल हो जाएगी। आकांक्षा बोली, भाभी आप लोग तो हमेशा ही मुझे सरप्राइज देते हो, लेकिन इस बार मैं आप दोनों के लिए सरप्राइज लेकर आई हूँ, जिसे देखते ही आप दोनों के होश उड़ जाएंगे। नवीन उत्साहित होकर बोला, अच्छा ऐसा क्या सरप्राइज है। आकांक्षा बोली, अरे भैया सब्र कीजिए, बस आकांक्षा जी आप दोनों का सरप्राइज लेकर आते ही होंगे। तभी दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। दोनों चहकते हुए घर के बाहर पहुँचे तो आरती बोली, अरे दीदी आप इतना बड़ा सरप्राइज लाई हैं हमारे लिए, जो इतनी बड़ी गाड़ी में आया है, लगता है विदेश से कुछ बड़ा लेकर आए हैं। नवीन बोला, आकांक्षा अब जल्दी से सरप्राइज दिखा भी दो, और इंतजार नहीं हो रहा है। आकांक्षा बोली, भैया भाभी सरप्राइज आप दोनों का है, तो आप ही गाड़ी का दरवाजा खोल देखो। आरती ने भागकर चहकते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला तो उसकी सांसें गले में ही अटकी रह गई। उसने एक ही सेकेंड के अंदर गाड़ी का दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। नवीन बोला, तुमने तो दरवाजा ऐसे बंद कर दिया जैसे तुमने सरप्राइज नहीं, किसी भूत को देख लिया हो। आरती उंगली का इशारा करते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके होंठ थर थर कांप रहे थे। नवीन बोला, तुम हटो, मैं देखता हूँ, लगता है तुम तो सरप्राइज देखकर खुशी से पागल ही हो गई हो। नवीन ने जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर देखा, उसका पूरा शरीर बिजली के करंट जैसा कांपने लगा। आकांक्षा बोली, क्या हुआ भैया, सरप्राइज पसंद नहीं आया क्या। आरती और नवीन के माथे से टप टप पसीना बहने लगा। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर खुशी का मन अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा था। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। आकांक्षा सोचते सोचते अभी बीते दिनों में चली गई। जब वह 2 दिन पहले ही इंडिया लौटी थी। अरे यजमान, उस बुढ़िया के पास मत जाइए, पगली हैं बेचारी, नुकसान पहुंचा देगी। आपको मंदिर के पुजारी ने आकाश से कहा। आकाश जो कि अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ मंदिर आया था और वहां बैठे गरीबों को कुछ पैसे दे रहा था कि तभी उसी मंदिर के पुजारी ने
एक बुढ़िया के पास उसे जाने से ही रोक, जिस पर आकाश रुक तो गया। आकांक्षा उसने कहा, अरे पंडित जी कुछ नहीं करेगी बेचारी, जब उसे पता चलेगा हम उसकी मदद ही कर रहे हैं। नहीं बिटिया, यह बुढ़िया यूँ तो दिन भर इधर उधर चुपचाप ही भटकती हैं, पर इनके जैसा युवा आदमी को देखती है, इसको न जाने क्या हो जाता है, फिर इसको काबू में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पंडित जी ने आकाश की ओर इशारा कर खुशी से कहा, ठीक है, फिर मैं ही जाती हूँ उनके पास। यह कहकर आकांक्षा कुछ केले और पैसे लेकर उस बुढ़िया के पास जाती है। जैसे ही आकांक्षा की ओर वह बुढ़िया पलटती है, आकांक्षा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आकांक्षा बिल्कुल सुन रह जाती है, पर वह बुढ़िया उससे कहती है, बेटा जलेबी खिलाएगी? मुझे उसके मुंह से जलेबी सुनकर और उसकी ऐसी हालत देखकर खुशी के आंसू बहने लगे और वह उस बुढ़िया को गले लगाकर रोने लगी। आखिर आकांक्षा ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? कौन थी वह बुढ़िया जिससे लिपटकर आकांक्षा फूट फूट कर रोने लगी? आकांक्षा तो माँ को इस हालत में देखकर हैरान थी। आखिर ऐसा क्या हुआ माँ के साथ, और पापा कहाँ गए? यही सोच सोचकर आकांक्षा परेशान हो रही थी। सुनो आरती, कल गांव से माँ पापा आ रहे हैं, वे अब यहीं रहेंगे क्योंकि पापा हमेशा ही बीमार रहते हैं और माँ अकेले सब कुछ संभाल नहीं पा रही है। नवीन ने अपनी पत्नी आरती से कहा, वह बीमार रहते हैं तो क्या अब मुझे भी बीमार करने आ रहे हैं? यह मेरा घर है, कोई अस्पताल नहीं, और अपने मना क्यों नहीं किया? उन्हें आरती ने गुस्सा दिखाया और कहा, अरे वह मेरे माँ पापा हैं, सीधा सीधा उन्हें आने के लिए थोड़े ही मना कर पाते हैं। आखिर वजह भी तो कुछ होना चाहिए। मना करने के लिए नवीन ने कहा कुछ भी कह देते, पर अब मैं क्या करूंगी? देखिए, मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर वह लोग यहाँ रहने आए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आरती ने कहा, अरे यह कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे कैसे उन्हें मना कर दूं? इकलौता बेटा हूँ, उनका कोई और भाई होता तो उनके पास भेज देता, पर मेरी तो एक ही बहन है और वह भी इस शहर को छोड़ विदेश जा बसी है, तो फिर और कहाँ भेजूं उन्हें? नवीन ने कहा, ठीक है, आने दीजिए, उन्हें इतना परेशान करूँगी कि खुद यहाँ से भाग जाएंगे। आरती ने कहा। इतना कहकर वह दनदनाते हुए वहां से चली गई कि अगले दिन गंगोत्री जी और दिनेश जी गांव से शहर अपने बेटे के पास आ जाते हैं और उनको देखकर ही आरती का खून खौल जाता है। वह ना तो उनको पानी पूछती है और ना ही चाय नाश्ता, और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। खैर शाम तो निकल गई, अब रात के खाने की बारी थी। आरती ने जानबूझकर ज्यादा तेल मसाले वाला खाना बनाया था ताकि दिनेश जी और गंगोत्री जी खाना ना खा सके, पर दिनेश और गंगोत्री जी ने किसी तरह वह खाना खा लिया और अगले दिन दिनेश जी बीमार पड़ गए, जिससे उनका इलाज काफी लंबे दिनों तक चलता रहा। यह देख आरती परेशान होकर नवीन से कहती है, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, यह घर कम अस्पताल ज्यादा लगता है, आप इनको यहाँ से निकालोगे या फिर मैं अपने मायके चली जाऊँ? तुम ऐसी बातें मत करो, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर नवीन अपने माता पिता के पास जाकर कहता है, पापा आप जब से यहाँ आए हैं आपकी तबीयत सही नहीं रहती, लगता है आपको शहर का पानी रास नहीं आ रहा है, आप लोग गांव ही वापस चले जाइए, पूरे दिन आप इधर उधर गंदगी फैलाते रहते हैं।
आरती को बहुत परेशानी होती है, आप यहाँ से चले जाइए। बेटा, तेरे पापा तो वहाँ भी बीमार ही रहते हैं, तभी तो हम यहाँ आए हैं, मुझसे अकेले नहीं हो पा रहा था। गंगोत्री जी ने कहा, ठीक है, आप लोग वापस चले जाइए, मैं एक नर्स का इंतजाम करवा दूंगा। वहाँ नवीन ने कहा, पर बेटा, आगे गंगोत्री जी और कुछ कहती, नवीन बीच में ही बोल पड़ता है, पर वह क्या माँ, आप लोगों के बहाने देखकर समझ में आ रहा है आप लोग यहाँ से जाना ही नहीं चाहते, पर मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। यहाँ मैं आप लोगों का खर्च, बीमारी का खर्च, यह सब नहीं उठा सकता। एक तो शहर में इतनी महंगाई पहले से है, ऊपर से मेरा खुद का परिवार। अब आप लोग आकर ऐसे यहाँ सर पर बैठे जाएंगे तो मैं कहाँ से संभाल पाऊंगा। बेटा, हमें नहीं पता था हम तेरे लिए बोझ हैं। तुझे याद है जब तेरा लीवर पूरी तरह खराब हो गया था, तेरे पापा ने अपना लीवर तुझे दिया और तभी से इनके शरीर ने भी जवाब ही दे दिया, इसलिए आए दिन यह बीमार ही रहते हैं। कुछ तीखा खाना या फिर मसालेदार खाना पचा नहीं पाते। पिछले कुछ सालों से इनके दवाइयाँ और इलाज का खर्च संभालते संभालते हमें हमारे गांव का घर भी बेचना पड़ गया। तुझसे पैसे मांग ले, तू हमेशा अपना रोना रो लेता। हमें भी लगता है सच में शहर में महंगाई भी तो काफ़ी है, इसलिए दो जगह तू परिवार कैसे संभालेगा। तो हम यह सोचकर यहाँ आ गए, पर यहाँ आकर तो पता चला हम यहाँ अनचाहे मेहमान से ज़्यादा कुछ नहीं है। गंगोत्री जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे पापा ने मुझे अपना लीवर डोनेट किया, इसलिए उसका हिसाब लेने यहाँ रहने आए हैं। ठीक है, बताइए कितने पैसे चाहिए। आप लोगों को मैं उतना पैसे दे दूंगा, फिर मेरी ज़िंदगी से दफा हो जाइए। आप लोगों ने वहाँ का घर मुझे बिना बताए ही बेच दिया और अब अपनी बीमारी को लेकर मुझे बिकवाने आए हैं। नवीन ने आंखें दिखाते हुए कहा, वाह बेटा, आज तेरे मुंह से यह सारी बातें सुनकर हमारा जीवन तो धन्य हो गया। न जाने कितने पुण्य किए होंगे जो हमें तेरे जैसे औलाद मिली। चलो गंगोत्री, अब इन सारी बातों के बात तो हम सड़क पर ही रह लेंगे, पर यहाँ नहीं रह सकते। दिनेश जी ने कहा, हाँ जाइए और कृपा करके अपनी सूरत दोबारा मत दिखाइएगा। नवीन ने कहा। उसके बाद नवीन और गंगोत्री जी घर से निकल जाते हैं और वह जाकर स्टेशन पर बैठ जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे जी, गांव में तो अपना घर भी नहीं रहा। सुनिए ना, हम आकांक्षा को फोन करते हैं, वह हमें कुछ न कुछ रास्ता बताएगी। गंगोत्री जी ने कहा, उसको क्या बताएंगे, जब बेटे ने ही हमें नहीं दे रखा तो उसके घर में हम कैसे रह सकते हैं। आखिर बेटी का घर का पानी कैसे पिएंगे, उससे तो मर जाना बेहतर होगा। तुम चिंता मत करो, अभी मैं जिंदा हूँ, कुछ न कुछ तो रास्ता जरूर निकालेंगे। दिनेश जी ने उत्तेजित होकर कहा। दिनेश जी के उत्तेजित होने से उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है और वह बेहोश हो जाते हैं। उनके बेहोश होते ही गंगोत्री जी पूरा घबरा जाती हैं और स्टेशन पर मौजूद सभी लोगों को मदद के लिए पुकारने लगती हैं, पर कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। कुछ देर बाद 2 आरपीएफ वहां आते हैं उनकी मदद के लिए, पर तब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि दिनेश जी स्वर्ग सिधार चुके थे। गंगोत्री की इस बात का पता चलते ही पहले तो वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, फिर एक कदम से उन्हें सन्नाटा मार गया और उनकी दिमागी संतुलन बिगड़ गया। उन्हें अब घर परिवार कुछ भी याद नहीं रहा, सिर्फ याद रहा तो उनके बेटे की करतूत। वह हर एक नौजवान लड़के में अपने बेटे को देखती और इसलिए उनका गुस्सा भी तभी बढ़ जाता और वह उन्हें नुकसान पहुंचाने लगती। आज कई सालों बाद आकांक्षा अपने शहर आई थी और वह अपनी मां को इस हालत में मंदिर में देखकर हैरान ही हो जाती है। आकांक्षा को तो रोता देख उसका पति आकाश भी वहां आ जाता है।
इससे पहले आकांक्षा गंगोत्री जी को देखकर खुशी की तकलीफ समझता गंगोत्री जी आकांक्षा को देखकर आग बबूला हो जाती है और उससे कहती है, नालायक, अब तू यहाँ क्या लेने आया है? भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझे मार दूंगी। आकांक्षा भी माहौल को समझते हुए आकांक्षा को वहाँ से चले जाने को कहती और खुद अपनी माँ को गले लगाकर, माँ चुप हो जाओ, मैंने उसे भगा दिया, यह कहते हुए शांत कराने लगती हैं। जब गंगोत्री जी थोड़ा शांत होती हैं तो आकांक्षा पंडित जी पूछती हैं, पंडित जी, यह यहाँ कितने दिनों से हैं और इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? बिटिया, जितना मुझे पता है ये यहाँ पर लगभग 3-4 महीने से हैं और सुनने में आता है यह और इनके पति गांव से यहाँ अपने बेटे के पास आए थे, पर इनके बेटे ने इन्हें सड़क पर मरता छोड़ दिया और जब से इनके पति का सड़क पर निधन हुआ यह भी तभी से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। क्या तुम इसे जानती हो? पंडित जी ने कहा, हाँ पंडित जी, यह मेरी माँ है। आकांक्षा ने कहा, माँ, पर यह ऐसे हाल में तुम्हें क्या पता नहीं था? कुछ भी? पंडित जी ने आश्चर्य होकर पूछा। पंडित जी, मेरे भैया ने कहा था यह तीर्थ पर गए हैं जहाँ उनका फोन नहीं लग रहा है और भैया ने इनके तीर्थ की कुछ तस्वीरें भी मुझे दिखाई थी और मैं विदेश में बैठी भैया की बातों को सच मानती गई। कभी कभी भैया की बातों से हैरान भी होती थी, लेकिन फिर वह कहते उनकी माँ पापा से बात हुई, जबकि माँ पापा मुझे कभी फोन नहीं करते थे। इसके लिए भी भैया कहते, केदारनाथ में से तुझे कॉल लगाना तो नामुमकिन है, क्योंकि हमारा फोन ही कितनी मुश्किल से लगता है, जबकि मैं भारत में हूँ और तू तो फिर भी विदेश में है। और मैं ना चाहते हुए भी इस बात को सच मान लेती, क्योंकि भैया इतना नीचे गिर जाएंगे यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर अब भैया को उनके हर गुनाहों की सजा मिलेगी और यह सजा उन्हें खुद माँ देगी। उसके बाद आकांक्षा गंगोत्री जी को अपने घर ले गई। आकांक्षा भारत आई है यह बात नवीन को भी पता थी और अगले दिन आकांक्षा नवीन के घर आई। कैसे हो भैया भाभी? आकांक्षा ने आते के साथ कहा, हम ठीक हैं, आओ अंदर। और आकांक्षा कहाँ है? नवीन ने पूछा। वह घर पर ही है, अपने मम्मी पापा के साथ दीदी के यहाँ गए हैं, शाम को आएंगे मुझे लेने, आकांक्षा ने कहा। उसके बाद चाय नाश्ता चल रहा था कि तभी आकांक्षा नवीन से पूछती है, भैया माँ पापा से बात हुई? आपकी कब आ रहे हैं? उनसे कहना आकांक्षा आई है, देखना कैसे भागे भागे आएंगे। अरे वह तो केदारनाथ से मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश सब घूमकर ही वापस आएंगे, थोड़ा समय तो लगेगा। नवीन ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। पर भैया पापा की तबीयत भी खराब ही रहती है, तो इतना कैसे घूमेगी? वह माँ कैसे राजी हो गई इस बात के लिए? अब कि जो उनका फोन आए तो मेरा इंडिया वाला नंबर उनको दे देना और कहना मुझे कॉल करे। और उनका फोन वह तो चल रहा होगा ना? लंदन से तो उनका फोन कभी लगा नहीं, अब तो इंडिया से लग सकता है ना? छोड़ो, अभी उसी पर कॉल करके देखती हूँ। आकांक्षा ने यह कहते हुए अपना फोन निकाला और अपने पापा को कॉल करने लगी। उसकी इस हरकत से नवीन और आरती घबरा गए कि तभी आकांक्षा कहती है, पता नहीं पापा का फोन कभी लगता ही नहीं, पहले भी वहाँ से नहीं लगता था, अब यहाँ आकर भी वही है। यह लगभग 3-4 महीने से हो रहा है। 3-4 महीने हो गए उनको तीर्थ पर गए हुए। यह काफी लंबा नहीं है, आपने तसल्ली तो किया ना? वहाँ सब ठीक है। आप लोगों की पापा से किस नंबर पर बात होती है? वह नंबर जरा मुझे देना।
अरे आकांक्षा, तू बेकार में ही इतनी टेंशन ले रही है। हम क्या माँ पापा को ऐसे ही छोड़ देंगे? उनकी पूरी खबर रहती है हमें। यह देख, उनकी कल भी भेजी हुई है फोटो। यह कहकर वह अपना फोन आकांक्षा के आगे कर देता है और आकांक्षा वह फोटो देखकर हैरान हो जाती है। उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी बहुत आता है कि इस मर्द के फोटो दिखाकर आज तक मुझे बेवकूफ बनाता आया है। न जाने इसमें ऐसे ही कितने फोटो रखे होंगे मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। आकांक्षा जब वह फोटो देख रही थी कि तभी आरती कहती, वह दरअसल क्या है ना आकांक्षा, उनका ना तीर्थ करते करते मन भी बदल गया है। वह कह रहे थे वह वृंदावन में किसी आश्रम में रहकर प्रभु की सेवा करेंगे। पापा जी की तबीयत अभी पहले से काफ़ी अच्छी रहती है, इसलिए हमने भी सोचा उनका मन लगा रहे। और क्या चाहिए हमें, हम भी उसी में खुश हैं। मेरे पापा को मारकर तुम खुश हो रही हो डायन। तुम लोगों की जो खुशी को जो मैंने खून के आंसू में ना बदले, मैं भी अपने माता पिता की बेटी नहीं, आकांक्षा ने अपने मन में कहा। उसके बाद आकांक्षा चली जाती है। एक तरफ तो आकांक्षा अपनी माँ का इलाज शुरू करवाती है, दूसरी तरफ वह हर रोज नवीन से उसके पापा से बात करवाने को कहती। यह आकांक्षा तो पीछे ही पड़ गई है। अब मैं इसके पापा से बात कैसे करवाऊं? फोटोशॉप करवा कर फोटो दिखा चुका हूं उसे, फिर भी माँ पापा से ही बात करनी है। नवीन ने आरती से कहा, सुनिए ना, जिस तरह हम उन्हें झूठा फोटो दिखाकर पापा मम्मी जी के तीर्थ पर होने का विश्वास दिला चुके हैं, वैसे ही किसी आदमी को पापा जी बनाकर फोन पर बात करा दीजिए, जिस आदमी की आवाज़ थोड़ी थोड़ी पापा जी से मिलती हो। अगर उसने आवाज़ पहचान भी ली तो कहेंगे केदारनाथ में ठंड लग गई है और इसी वजह से उनका गला खराब है। और आकांक्षा को अपने बचपन के कुछ किस्से भी बता देना, ताकि आकांक्षा को शक ना हो। वह अगर उससे कुछ पूछे तो वह जवाब दे सके। एक बार वह बात कर लेगी ना तो फिर विदेश वापस भी लौट जाएगी, हमारी भी बला टलेगी। आरती ने कहा, वाह क्या आइडिया दिया है। आरती, कल रक्षाबंधन है, कल उसकी बात करवाता हूँ पापा से, हमारे पूजनीय पापा से। यह कहकर दोनों हंसने लगे। अगले दिन आकांक्षा राखी लेकर नवीन के यहाँ पहुँची। नवीन आकांक्षा के आते ही कहता है, आज पापा तुझे फोन करेंगे। मैंने उनसे कल बहुत कहा। यह क्या पापा, आप लोग आकांक्षा को फोन क्यों नहीं करते? बड़ी नाराज हैं। तो इस पर पापा ने कहा, पता नहीं क्यों उसका फोन नहीं लगता। ठीक है, अब जब वह यही है और कल रक्षाबंधन भी है, कल जब मेरे यहाँ आएगी मैं तेरे ही फोन पर फोन करूँगा और उससे बात करूँगा। अब यह नया नाटक है, चलो देखते हैं इनका नया नाटक। आकांक्षा ने अपने मन में सोचा और फिर कहा, सच में भैया पापा आज मुझे फ़ोन करेंगे। हाँ, पहले राखी की तैयारियां कर ले। नवीन ने कहा। इधर आकांक्षा पूजा घर में जाती राखी की थाली सजाने और इधर आरती और नवीन अपने कमरे में जाते हैं। तो आरती कहती है, सुनो जी, उसे सही से समझा दिया है ना, ठीक से बात करे। हाँ, समझा तो दिया है, बस एक बार वह पापा बनकर सही से बात कर ले, बस फिर तो सारा झंझट ही खत्म समझो। नवीन ने कहा, यह बुढ़िया और बुढ़े जीते जी भी हमारे गले का फंदा थे और अब मरने पर भी गले का फंदा बने हुए हैं, पर आपको ठीक से पता है ना वे मर चुके हैं। आरती ने कहा, हाँ माँ, पापा के यहाँ से निकलने के बाद मैं उनके पीछे गया यह तसल्ली करने के लिए वह इस शहर से जा रहे हैं या नहीं। फिर मैंने स्टेशन पर पापा को मरते देखा। जब पापा के लिए वहाँ आरपीएफ आई तो मैं काफ़ी डर गया था, कहीं माँ हमें ना फंसा दे।
पर फिर देखा माँ की हालत तो मुझे चैन मिला। अब माँ भी उस हालत में ज़्यादा दिन थोड़े ही ना जिंदा बचेगी, कहीं किसी गाड़ी के नीचे आकर मर ही गई होगी, और अगर जिंदा भी होगी तो भी उनकी मानसिक हालत ऐसी नहीं कि वह किसी को कुछ बता सके और यहाँ वापस आ सके। नवीन ने कहा, अच्छा अब चुप करो और चलो बाहर, कहीं आकांक्षा को कोई शक ना हो जाए और हमारा यह नाटक पहले ही खराब हो जाए। नवीन ने कहा। उसके बाद सभी बाहर जाते हैं। आकांक्षा राखी की थाली सजाई रस्में शुरू करती हैं कि तभी नवीन का फोन बजता है। यह लो पापा का फोन आ गया। आकांक्षा पहले बात कर लो, फिर मुझे राखी बांध देना। नवीन ने यह कहते हुए अपना फोन आकांक्षा को पकड़ा दिया। आकांक्षा हेलो बोलते ही रोने लग जाती है, क्योंकि उसे अपने भैया की करतूत पर यकीन नहीं आ रहा था और इधर नवीन समझ रहा था कि आकांक्षा को उसने बेवकूफ़ बना दिया। आकांक्षा बोली, पापा कहाँ चले गए आप? इतने दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई। आपको अपनी बेटी की याद नहीं आती? और मुझे माफ़ कर दीजिए, इतना कुछ हो गया और आपकी बेटी किसी के बातों को यकीन कर निश्चित बैठी रही और आपको बच्चा न सकी। पर पापा, आपके कातिलों को सजा जरूर दिलाऊंगा। आकांक्षी यह सारी बातें सुनकर नवीन और आरती बिल्कुल ही चौंक गए और उनके पसीना छूटने लगे। आकांक्षा बोली, आप जो भी हैं, यह जो आपने किसी के कहने पर यह नाटक किया है ना, आपको भी उसकी सजा होगी, क्योंकि जो आदमी बनकर आप बात कर रहे हैं उनको तो इन लोगों ने मार डाला और अब अपना गुनाह छुपाने के लिए यह सारा नाटक चला रहे हैं। यह तू क्या कह रही हो? आकांक्षा क्या अनाप शनाप बके जा रही है? नवीन ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, हाँ, और यह सब करके तुम साबित क्या करना चाहती हो कि हम खूनी हैं? आकांक्षा एक जोर का तमाचा अपने भाभी के गाल पर जड़ते हुए बोली, साबित ही तो करने आई हूँ। आप लोगों की सच्चाई का पता तो मुझे कब का चल गया था, बस सबूत ही नहीं था जो अब मिल गया। भैया भाभी, आप लोगों के लिए राखी का तोहफा रखा है, बाहर रुकिए, मैं अभी ले आती हूँ। यह कहकर आकांक्षा बाहर से गंगोत्री जी को लेकर आती है। गंगोत्री जी को देखकर नवीन और आरती की तो हवाइयाँ ही उड़ जाती है और इधर गंगोत्री जी नवीन को देखकर उसके पास जाती है और उस पर थप्पड़ों की बरसात करने लगती हैं। आकांक्षा अपनी मां को खींचकर नवीन से अलग करती है। इस गंगोत्री जी रोते हुए आकांक्षा से कहती हैं, आ गई है तू बेटी, देख तेरे भैया जिन्होंने अपने जीवन दाता को मार डाला। हर माता पिता अपने बच्चों को एक ही बार जीवन देता है, पर तेरे पापा ने तो इसे 2 बार जीवन दान दिया, पहली बार जन्म देकर और दूसरी बार अपना लीवर देकर। पर उसका सिला इसने तेरे पापा को ही एक बार में मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। जानती हैं बेटा, हमारे लिए इस घर में खाना नहीं था और अगर इनका खाना खाकर हम बीमार पड़ते तो उस पर भी हमारा ही दोष रहता। कैसे तुम्हारे पापा ने सदमे में अपना दम स्टेशन पर तोड़ा। मैं चिल्लाती रही पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आकांक्षा रोती हुई बोली, पता है माँ, मुझे सब पता है। आप यह जानकर हैरान हो जाओगे, जब पापा की ऐसी हालत थी तब भैया उस वक्त वहीं थे और खरा सारा तमाशा देख रहे थे। आकांक्षा ने कहा, क्या यह वही था? गंगोत्री जी ने कहा, माँ, आप अपने आप को देखो, आप ठीक हो गई, आपको सब याद आ गया। आकांक्षा ने कहा, मुझे क्या हुआ था? काश कि मैं भी तेरे पापा की तरह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती और इस मनहूस की शक्ल मुझे दोबारा देखनी ना पड़ती। गंगोत्री जी ने कहा, आप चिंता मत करो, इन लोगों के खिलाफ सारे सबूत हैं मेरे पास। यह देखिए भैया भाभी, अभी थोड़ी देर पहले अपना सारा जुर्म
कबूल कर चुके हैं और तभी मैंने इनकी रिकॉर्ड बना ली। लो पुलिस भी आ गई। पुलिस को देखते ही नवीन और आरती गंगोत्री जी और खुशी से माफ़ी मांगने लगते हैं। जाओ तुम दोनों अब जेल में, और हो सके तो पापा से अपने गुनाहों की माफ़ी जेल में ही मांग लेना, क्योंकि अब तो तुम लोगों को मैं जेल से कभी निकलने ही नहीं दूंगी। गंगोत्री जी ने दोनों को एक एक चांटा लगाते हुए कहा। इतने ही देर में पुलिस आई और दोनों को पकड़ कर ले गई। जिस दिन केस की सुनवाई थी, गंगोत्री जी ने ऐसे ऐसे सवालों की झड़ी लगा दी कि सभी की आंखें नम हो गई। जज भी उनके सामने अपनी कुर्सी से आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया और बोला, माँ जी, आपने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। कुछ साल पहले मैंने भी अपनी पत्नी के कहने पर अपनी माता को छोड़ दिया था, लेकिन आज इस अदालत में एक माँ को नहीं, दो माँ को न्याय मिलेगा। उस जज ने गंगोत्री जी के बेटी बहू को सजा 7 साल की सुनाई और सजा सुनते ही अपनी माता को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। गंगोत्री जी को आज शांति मिल रही थी। उसके बाद आकांक्षा अपनी मां को लेकर विदेश हमेशा के लिए चली गई। उधर जज अपनी मां के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी पत्नी के कहने में आकर आपको बेसहारा छोड़ दिया था। कितना नालायक बेटा हूँ मैं। अपने खून पसीना खींचकर मुझे इस लायक बनाया, न्याय का देवता बनाया, और मैंने आपके साथ ही अन्याय किया। अपने बेटे को ऐसे माफी मांगते देख जज की माता जी की आंखें भर आई और उन्होंने उसे माफ कर दिया। माता पिता एक भी मौका नहीं छोड़ते अपने बच्चों को बार बार जीवन दान देने का, पर बच्चे एक बार भी वह मौका नहीं चाहते जहां वह कोशिश करे अपने माता पिता को जीवन में मान देने का। आपको इस कहानी से क्या सीख मिला दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए ज्ञानवर्धक चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।